जय हिंद दोस्तों। वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस और आपका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 6 जुलाई और आज की डिस्कशन में हम 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स आपके सामने हैं दोस्तों। पहला टॉपिक रहेगा इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन से, GS1 का कंपोनेंट है। तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे असम फ्लड्स के बारे, क्या क्या लेसन्स हैं जो कि असम फ्लड से हम सीख सकते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल अगेन इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पे बात करी जा रही है जो प्रिंसिपल्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, क्या उसके प्रिंसिपल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा इंपेटस देंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें, क्या उसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी NEP 2020 के चलते। तो ये आर्टिकल सतीश देशपांडे ने लिखा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। सतीश देशपांडे एक एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी के। फिर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल जो कि GR गोपीनाथ ने लिखा है। यहां पे इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करी जा रही है। GR गोपीनाथ आई एम श्योर आप जानते होंगे, डेक्कन एयरलाइंस के जो फाउंडर हैं। और दोस्तों अंत में बात करेंगे वे टू कंट्रोल TB, ये हिंदू में आर्टिकल आया है। तो 4 डिफरेंट आर्टिकल्स और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि जी हम क्वेश्चन जो आप देते हैं शाम को उसको आंसर कहां पे पोस्ट करें। तो 2 मिनट के लिए यहां तक जरा वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे एडिटोरियल्स का भी सुन सकते हैं। तो जो नेम ऑफ द जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। अब दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक का आपको कहां पे एक्सेस मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा। यदि अगर आपको ये लिंक क्लिक करने के बाद भी टेलीग्राम चैनल का एक्सेस नहीं मिलता तो दोस्तों भाइयों बहनों प्लीज इस नंबर पे, आपके सामने नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, इस नंबर पे मैसेज करिए टेलीग्राम की ऐप से, आपको हम डेफिनेटली ऐड करेंगे। जो बेस्ट आंसर है, जैसे कि आज क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो बेस्ट आंसर होगा वो अगले दिन यानी कि कल आपके साथ शाम को शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम पे पिन करा जाएगा, यहाँ पे भी ब्रीफली उसकी बात करी जाएगी। और एक नया फीचर है कि हम जो क्वेश्चन आपको देंगे उसका जो मॉडल आंसर है वो भी अगले दिन शाम को 6 बजे आपको पिन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आने में कई बार थोड़ी देरी हो जाती है, वैसे तो 6 बजे की कोशिश होती है लेकिन कभी 6:30 बज जाते हैं, कभी 7 o'clock बज जाते हैं, बट ये थिंग दैट इज फॉर श्योर कि मंडे टू सैटरडे आपका एडिटोरियल डिस्कशन डेली आया करेगा। चलिए सो दोस्तों जैसे इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं कि हमारे ऑफलाइन बैचेस 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी न्यूज़पेपर में आ चुकी है, कल हमने एक लाइव सेशन भी कंडक्ट किया था। तो दोस्तों यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वैसे तो हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी पूरा का पूरा शेड्यूल भी डाल दिया गया है ऑफलाइन जो हमारा बैच जो हम शुरू करने वाले हैं। तो फिर भी आप इस नंबर पे 1800-890-3043 पे कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेस्ट आंसर जो कि कल क्वेश्चन पूछा गया था रशिया एंड चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रिलेटेड, तो दोस्तों ये जो बेस्ट आंसर है ATG ने लिखा है। सो ATG इफ यू आर वाचिंग द वीडियो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना और कितने टाइम में आपने आंसर लिखा है वो भी जरूर मेंशन करना। तो मनमीत मैम ने आंसर रिव्यू किया था, काफ़ी अच्छा आंसर है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ ओल्ड अलायंसेस की बात करी जा रही थी, तो यहाँ पे नेटो के बारे में मेंशन किया गया है, G7 के बारे, सासेक के बारे, और जो न्यू अलायंसेस है ना, जो न्यू पार्टनरशिप्स हैं, क्वाड है, ऑकस है, तो इन अलायंसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन करा गया है। और अंत में वे फॉरवर्ड में ये अगेन बायलेटरलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म के जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो ये आंसर को पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे, आप पढ़ सकते हैं। सो वेरी वेल डन ATG। चलिए अब बात करेंगे हम असम फ्लड्स के बारे, लर्निंग फ्रॉम द डिल्यूज। देखिए दोस्तों फ्लड्स आना कोई देखिए नई बात नहीं है, फ्लड्स आते रहते हैं अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, बाढ़ आता रहता है। अब असम के फ्लड की बात करें, देखिए 22 लाख से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट पहुंचा है असम के इस 2022 के फ्लड्स का। 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में जो कि फ्लड से इम्पैक्टेड हैं। बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की फसल खराब हुई है। रूरल एरियाज़ में बात करें, एग्रेरियन एरियाज़ की हम बात करें तो उनकी जो फसल है वो खराब हुई है। ग्रीनरीज दे वर डैमेज्ड, ठीक है, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली दे हैड टू सीक शेल्टर फॉर देमसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर देयर एनिमल्स, फॉर द लाइफ स्टॉक। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस आई एम श्योर आपने नेट पे भी देखी होंगी, हर जगह ये फ्लोट कर रही हैं। तो ये अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करते हैं, ऑल्दो मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता हूँ, श्रद्धा मैम इसको और डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बात समझें। अगर हम मानसून की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंडियन लैंड मास को अप्रोच करता है 2 शाखाओं के थ्रू, एक तो अरेबियन सी की शाखा होगी और एक आपकी बे ऑफ बंगाल की होगी, ठीक है जी। और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की शाखा कहाँ पे मर्ज करती है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मर्ज करती है ना। अब उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं मानसून की, तो यहाँ पे
दो ओशन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को समझना भी जरूरी है। एक तो है ला नीना, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशन से ओरिएंटेड है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन से ओरिएंटेड है, और दोस्तों एक नेगेटिव डायपोल कंडीशन जो कि इंडियन ओशन, जो कि ट्रॉपिकल इंडियन ओशन से ओरिएंटेड है। तो ये कंबाइन करते हैं और यहाँ पे प्रेशर बनाते हैं, जिसके कारण एक हाई रेनफॉल प्रेशर बनता है, हाई रेनफॉल एरिया बनता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, राइट। अब ला नीना क्या है, तो बहुत ब्रीफली यहाँ पे अगेन थोड़ी ज्योग्राफी की ही बात है, तो अगेन आई एम श्योर आप में से बहुत ने ला नीना क्या है, एल नीनो क्या है, आपने इसके बारे में पढ़ा है। अब अगर इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। नाउ खास करके जो एल नीनो वाला साल होता है, उस साल में बारिशें कम आती है। लेमैन टर्म में अगर हम बात करें, उस पर्टिकुलर ईयर में बारिशें कम आती हैं, अकाल पड़ जाता है, ड्रॉट भी पड़ जाता है, राइट। ला नीना यानी कि उल्टा होता है एल नीनो का, ठीक है, इट हैज द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ एल नीनो। ड्यूरिंग ला नीना इवेंट्स जो ट्रेड विंड्स होती हैं, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर in velocity as usual, stronger than usual, and they push more warm water towards Asia. अब ला नीना में जो waters हैं of the Pacific coast, they are colder and they contain more nutrients than as usual. और ला नीना के साल में जो winter temperatures होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, they are warmer than normal in the southern hemisphere and they are cooler than the normal in the northern hemisphere. तो ये थोड़ी सी बातें यहाँ पे ला नीना से ओरिएंटेड हमने डिस्कस कर ली। अब बात आती है फिर असम की। अब असम के फ्लड्स की हम बात करते हैं। देखिए, असम में फ्लड्स हर साल आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का मैसिव फ्लड आना ये थोड़ी चिंता की बात है, ठीक है। इस तरह का जो डेविस्टेशन असम में देखने को मिला है, ये थोड़ी चिंता की बात है। फ्लडिंग पैटर्न जो है दैट इज रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर। इनफैक्ट अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत बारिशें पड़ती हैं, लेकिन अब ये मैसिव फ्लड्स आ रहे हैं। अब ये मैसिव फ्लड्स क्यों आ रहे हैं? नाउ पहले तो हम ये समझे कि व्हाट सेंस डज द फ्लड्स मेक। देखिए, फ्लड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खास करके अगर हम फ्लड प्लेन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की बात करें असम की या बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो उनका बहुत एक क्रिटिकल रोल रहता है इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का। फ्लड्स डेफिनेटली दे कॉज डिस्ट्रप्शन एंड डैमेज, बट दे ऑल्सो जनरेट अ बाउंटी ऑफ फिश। ये फ्लड प्लेन इकोसिस्टम को रीजेवनेट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं ऑल अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। एवरी ईयर ब्रह्मपुत्र और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत सारा सैंड, बहुत सारा सेडिमेंट, जो अगर हम सेडिमेंट्स की बात करें, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं खास करके लो लैंड एरिया में, और दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल इन शेपिंग द लैंडस्केप ऑफ दिस रीजन। और ये बहुत सालों से प्रथा चलते आ रही है। तो फ्लड्स डेविस्टेशन जरूर कॉज करते हैं, लेकिन फ्लड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है एज फार एज द इकोसिस्टम ऑफ दिस रीजन इज कंसर्न। अब बेनिफिट्स ऑफ फ्लडिंग अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए पहली बात तो फ्लडिंग हेल्प करता है कि जो वाटर्स है रिलीज करना अराउंड द सराउंडिंग लैंड, ठीक है। देन ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें अक्रॉस द फ्लड प्लेन्स एंड द वेटलैंड्स, ठीक है जी। उसके बाद अब फ्लडिंग हैज लेड टू टू थिंग्स, ए रेजिंग द लो लैंड, रेजिंग द लेवल ऑफ द लो लैंड्स, एंड बी रेगुलरली एडजस्टिंग द रिवर ब्रेड्थ, ठीक है। अभी जो एनुअल फ्लड्स हैं ये एक नेचुरल तरीका है टू इनरिच द सॉइल्स, राइट, विच हैव अ प्रोपेंसिटी टू गेट डिप्लीटेड, ठीक है। तो फ्लडिंग के बेनिफिट्स भी बहुत हैं। जहां पे हम फ्लड्स के हम डेविस्टेशन की बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लड के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये 5 पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आपको याद रहते हैं, आप इन 5 पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको लेट्स से GS1 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ज्योग्राफी से ओरिएंटेड, राइट, बहुत ऑफन पूछा जाता है क्वेश्चन फ्लड से रिलेटेड, तो अब यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ फ्लड को मेंशन कर सकते हैं। ऑल्दो ये असम के कंटेक्स्ट में है, लेकिन इन जनरल भी आप यहाँ पे बातें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन क्या गलत हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, अब कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। लोगों की अब देखिए इच्छा है कि रूरल एरिया से वो अर्बन एरियाज में आना चाहते हैं, मार्केट्स डेवलप हो रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, राइट। अब उससे जो लैंड की जो नेचुरल कैपेसिटी है पानी को ऑब्जॉर्ब करने की, वो कम हो रही है, वो क्षमता कम हो जा रही है, ठीक है। अब ह्यूमन फुटप्रिंट हैज इंटेंसिफाइड ऑन द फ्लड प्लेन, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कारण है वो एंथ्रोपोजेनिक ही आ जाता है, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन रिलेटेड आ जाता है। बारिश तो हर साल होगी, फ्लड्स तो आएंगे हर साल, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग कि इतने मैसिव स्केल में वो फ्लड आया, जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि 22 लाख से ज्यादा लोगों को इंपैक्ट देखने को मिला, राइट। अब ये जो हम जिस तरह से डिजाइन कर रहे हैं अपनी सिटीज को, है ना, जिस तरह से हम कंक्रीटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, अर्बनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज हैविंग एन इंपैक्ट ऑन द लैंड, ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, right? Now this year's floods took an especially worrying proportion in several urban areas. तो यहाँ पे अगर हम दो एरियाज की बात करें, सिलचर की बात करें सदर्न असम में, और गुवाहाटी की बात करें which is besides the Brahmaputra river, these places were very badly hit by the 2022 Assam floods. अब ह्यूमन इंटरवेंशंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डैम्स और रेजर्वॉयर्स की। देखो, डैम्स और रेजर्वॉयर्स बनाना, बिल्ड करना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की विच रन्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल एंड असम, अब इसको लेके बहुत सालों से इश्यूज रेस करे गए हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट भी किया था इस पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चलते, राइट, कि इसका जो इंपैक्ट है जो लोअर राइपेरियन जो रीजन है उस पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हमारी जो इंटरवेंशन है कि कैसे हम रिवर्स को टेम कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, अब उसका इंपैक्ट हमारे लैंडस्केप के ऊपर भी रहता है, राइट। नाउ द गाइडलाइंस, अगर हम डैम्स बनाना चाह रहे हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, रिजर्वॉयर्स बनाना चाह रहे हैं, वो गाइडलाइन जो है डैम्स को बनाने के लिए, रिजर्वॉयर्स को बनाने के लिए, दे शुड बी बेस्ड ऑन साउंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसकी बहुत फ्रेजाइल जियोलॉजी है, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न्स हर साल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हाई सिस्मिक जोन में आता है और लैंडस्लाइड्स का भी रिस्क इस रीजन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एम्बैंकमेंट्स हैं, डैम्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, वो हम सोच समझ के साउंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के चलते हम करें। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है, देखिए बात यहाँ पे फिर करी जा रही है कि देखिए इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स तो आते रहेंगे, लोगों को अपनी रेजिलियंस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। दूसरी बात, ये जो अप्रोच है बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच है कि चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करना है, लोगों को पॉवर्टी से उठाना है, तो ये बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच नहीं काम करने वाली है, राइट। सो वी हैव, अब सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, येस डेफिनेटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है डेवलपमेंट डेफिसिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड द चेंजिंग लैंडस्केप कॉज्ड बाय दीज मैसिव रेनफॉल्स एज वेल। और जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं विच आर इंपीडिंग, जो रोक रहे हैं पानी की धारा को, इंपीडिंग द मूवमेंट ऑफ द वाटर, नाउ दैट आल्सो नीड्स टू बी रिकंसिडर्ड एंड रीचेक्ड। चलिए, तो दोस्तों अगला आर्टिकल रहेगा पुटिंग पॉलिसी टू द टेस्ट, सतीश देशपांडे जी ने लिखा है। सतीश देशपांडे जैसे आपको मैंने पहले बताया था प्रोफेसर है सोशियोलॉजी के, जेएनयू में पढ़ाते हैं। अब देखिए इस आर्टिकल में थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो एनईपी को, पॉलिसी है, देखिए अब लोगों के ओपिनियंस हैं यहाँ पे, पॉलिसी को लेके अच्छी बातें भी हमने पढ़ी हैं, मेरे को याद है एक योजना का हमने इशू भी डिस्कस किया था एनईपी से रिलेटेड, राइट। अब एनईपी को हम जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, इसको एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी माना जाता है। तो जहाँ पे कुछ अच्छी बातें, वहाँ पे कुछ बुरी बातें हैं, इन द सेंस कुछ क्रिटिक्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्यों वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए हायर एजुकेशन, अब देखिए एक ज़माने में चैलेंज था प्राइमरी एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, काफ़ी हद तक हम राइट टू एजुकेशन के चलते प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में अच्छा एक एनरोलमेंट रेशो अचीव कर चुके हैं। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई की बात करें, वहाँ पे अभी भी चैलेंजेस हैं जहाँ पे हमने एक हायर एनरोलमेंट रेशो अचीव करना है। अब यहाँ पे सतीश देशपांडे जी कहते हैं कि बहुत सारी जो चेंजेस, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको विजनरी पॉलिसी फॉर द 21st सेंचुरी भी माना जाता है, कुछ ऐसे चेंजेस यहाँ पे लेके आए जा रहे हैं जो कि चीज़ों को और वर्स कर सकते हैं। अब एनईपी का जो कोर ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन के लिए वो क्या है, HME, यानी कि होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है, इसको HME से डिनोट करा है। तो ये तो कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, ये तो बहुत वेलकम बात है कि अगर हम एजुकेशन को और होलिस्टिक बनाना चाहते हैं, होलसम बनाना चाहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना चाहते हैं कि बच्चे अपनी डिग्री के चलते और सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, राइट, तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे तो चलो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आगे कहते हैं कि दैट द डेविल लाइज इन द डिटेल। अब एनईपी के जो गोल हैं ऑफ द होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज टाइड टू 3 स्पेसिफिक रिफॉर्म्स। पहला जो FYUP यानी कि जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, दूसरा जो MEES यानी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, और तीसरा नेशन वाइड अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम फॉर स्टोरिंग एंड द ट्रांसफरिंग ऑफ क्रेडिट्स। अब एनईपी नोट करते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या तो वो 3 साल की ड्यूरेशन की होगी या वो 4 साल की ड्यूरेशन की होगी, लेकिन यहां पे ये बात असर्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, अगर हम पॉलिसी की बात करें, दैट जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है दिस शैल बी द प्रेफर्ड ऑप्शन। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अब आपने BA करना है, BCom करना है, चलो BTech तो 4 साल की होती है, लेकिन BA है, BCom है और BBA है ना, इवन लॉ भी 3 साल की होती है। तो अभी तक तो हम 3 ईयर डिग्रीज हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 ईयर एजुकेशन, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, नाउ दैट वुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन, दैट वुड बी द न्यू नॉर्म। इस बात को लेकर यहाँ पे थोड़ी चिंता सतीश देशपांडे जी ने प्रकट करी है। तो यहाँ पे बात करेंगे 3 ईयर नॉर्म वर्सेस 4 ईयर नॉर्म की। देखिए बहुत सारे डेवलप्ड देश हैं, ठीक है, वो फॉलो कर रहे हैं 4 ईयर फॉर्मेट, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, ठीक है, यूरोप में और UK में, लेकिन वहां पे 3 साल का जो फॉर्मेट है वो भी प्रेफर करा जाता है फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं सतीश जी कि जैसे कि अगर आपने 3 साल का BA करना है
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से। तो फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के आप ये कोर्सेज स्टडी कर सकते हैं 3 सालों में। तो यहाँ पे बात ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बीए सिर्फ फिलॉसफी में करना है या बीए सिर्फ पॉलिटिक्स में करना है। तो अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन तो 3 साल की डिग्री में भी है, ठीक है। और फिर आगे ये कहते हैं कि 3 साल का जो फॉर्मेट है वो बहुत सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में वहां पे भी यूज किया जा रहा है। तो ये जो चेंज है to the 4-year undergraduate program as the universal norm, as the preferred norm for the degrees, अब यहां पे सतीश जी कह रहे हैं कि इसको थोड़ा जस्टिफाई करना, ये थोड़ा जस्टिफाई किया जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक और साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने में, कि जहां पे वो 3 साल की डिग्री कर रहे हैं आज वो 4 साल की डिग्री करेंगे। व्हाट इज द रिटर्न विच द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रीप आउट ऑफ इट। नाउ अब यहां पे अगली बात करेंगे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की। देखिए अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इनॉग्रेटिंग जो 4-year जो अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है विद 4 एग्जिट पॉइंट्स। देखिए बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनको छोड़ना पड़ता है। देखिए हर कोई आईआईटी में नहीं जाता, हर कोई आईएम में नहीं जाता, काफियों को फाइनेंशियल क्राइसिस करके, फाइनेंशियल रीजंस करके छोड़ना पड़ता है। पर यह बात भी है कि हर कोई फिर यहाँ पे फेसबुक भी नहीं खोलता कॉलेज ड्रॉप आउट होके, है ना। हर किसी का अपना टैलेंट है, हर किसी का अपना पोटेंशियल है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में जो दी गई है मुझे तो अच्छी लगी। वैसे यहाँ पे ये बात है, आप मान लीजिए आप पहले साल के बाद अपनी डिग्री छोड़ना चाहते हैं, लेट्स से आपने बीए का प्रोग्राम आपने ऑप्ट किया या बीकॉम का प्रोग्राम ऑप्ट किया, आपने पहले साल के बाद आपने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। चलो आपको कोई हो सकता है, आपको कोई इंजरी हुई हो, कोई फिजिकल एलिमेंट हो, या आप स्ट्रेस में है, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, व्हाटएवर इट माइट बी, आपने छोड़ दी डिग्री। लेकिन अब हो सकता है आप 2 साल बाद फिर से अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद अपनी डिग्री छोड़ दी है, अब नए सिस्टम के चलते जो एनईपी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है, 1 साल की अगर आपने डिग्री शुरू करी है, 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल की आपने डिग्री करी है और 2 साल के बाद आपको किसी कारण के चलते आपको छोड़ना पड़ रहा है अपनी एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। और बैचलर की डिग्री आपको कब मिलेगी? आफ्टर द एंड ऑफ द 3rd ईयर और द 4th ईयर। तो अगर 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम प्रेफर्ड नॉर्म है तो यानी कि चलो 3 साल तक भी अगर आप अपनी डिग्री कर लेते हैं आपको डिग्री मिल जाएगी बैचलर की। 4 साल की करेंगे तो भी आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप पहले या दूसरे साल में अपनी डिग्री छोड़ना चाहते हैं तो आप खाली हाथ नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ एक रिटन रिकॉर्ड ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द कॉलेज, कि आपने 1 साल या 2 साल की डिग्री करी है। तो इसका लेकिन मतलब क्या हुआ? लेकिन यहां पे सतीश देशपांडे जी कहते हैं कि ये बिगेस्ट फ्लॉ है ऑफ द 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम विद द मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। वो इस बात की चिंता यहां पे प्रकट कर रहे हैं कि इस MEES फॉर्मेट के चलते बच्चे जो हैं वो बार बार बल्कि यहां पे MEES फॉर्मेट के चलते बच्चों को और बढ़ावा मिलेगा कि वो पहले या दूसरे साल में अपनी डिग्री से ऑप्ट आउट कर लें। बिकॉज देखिए जब आपकी डिग्री 3 साल की है, 4 साल की है, मान लीजिए कि आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बहुत आपके पेरेंट्स ने लोन लेके आपको कॉलेज में भेजा है, तो आप अपनी डिग्री पूरी ही करके वापस आएंगे। अब लेकिन इसके चलते अगर आप मल्टीपल एग्जिट सिस्टम आपके पास यहाँ पे चल रहा है तो इस करके अब खास करके जो हम औरतों की बात करें तो औरतों को जैसे रूरल एरियाज में देखा जाता है उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, उनको जल्दी मैरी कर दिया जाता है। तो इसके चलते पेरेंट्स प्रेशर डाल सकते हैं लड़कियों के ऊपर कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो और शादी कर लो, राइट। या बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाला जा सकता है जॉब करने के लिए। तो इस करके यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। अब जो MEES है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, इसके 3 एम्स है। ओरिजिनल इसका एम क्या है कि ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करना, ठीक है, कि चलो कुछ ना कुछ आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर आप किसी कारण के चलते आप अपनी पढ़ाई को जेन्युइनली छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप फिर से आ सकते हैं, आपके पास एक रिकॉर्ड होगा पहले साल के बाद, दूसरे साल के बाद। और इनेबलिंग द क्रेडिट ट्रांसफर फॉर द लैटरल मूवमेंट फॉर री एंट्री। अब रिपोर्ट ये बताती है NSSO की कि इस एज ग्रुप में 18 से 24 साल की एज ग्रुप में जो बच्चे हैं, 2/3 ऑफ दीज चिल्ड्रन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट करंटली अटेंडिंग दीज इंस्टीट्यूशंस, नॉट अटेंडिंग देयर क्लासेस। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है इस फिगर को, इस रेशो को थोड़ा लेस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। 3 जो कॉमन कारण यहां पे दिए गए हैं कि बच्चे इनरोल करने के बाद अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, वो क्या है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कि चलो उनको काम भी करना है, जॉब कर रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, या डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की है, उसकी 18-19 साल की उम्र में शादी करवा दी गई है तो आगे वो नहीं परस्यू कर सकती अपनी डिग्री, राइट। मे बी उसके बच्चे हो गए या घर में उसके जो हस्बैंड है, उसके इन-लॉज हैं, उसको ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि आपने घर पे काम करना है, व्हाटएवर द रीजन माइट बी। बट द थिंग इज कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद ये करी गई थी कि MEES के चलते जो ड्रॉप आउट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, पर यहां पे कॉलमनिस्ट एक डिफरेंट व्यू ऑल टुगेदर दे रहे हैं। अब मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस की यहां पे बात करें, नाउ द मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स विल सर्टेनली हेल्प इन रीनेमिंग द ड्रॉप आउट्स
एज सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर्स के। चलो 1 साल 2 साल के बाद आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आप 12वीं पास हैं, है ना, लेकिन आपके पास एक डिप्लोमा है, आपके पास एक सर्टिफिकेट, आप ये कह सकते हैं। बिकॉज टेक्निकली अगर आप बीए की डिग्री में जा रहे हैं, आपने पहले साल के बाद ड्रॉप कर दिया, तो आप कहलाएंगे तो 12वीं पास ही कहलाएंगे, बीए 1 पास तो नहीं कहलाएंगे, तो आपके पास एक कुछ कहने को होगा। बट ये दिस सिस्टम कैनॉट इंश्योर दैट दीज क्रेडेंशियल्स विल ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स फॉर द होल्डर्स ऑफ दिस रिकॉर्ड, ऑफ दिस डिप्लोमा। अब अगर तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अब एक इंसेंटिव होता है पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास, कि अगर आपकी डिग्री है 3 साल की 4 साल की, आपने लोन उठाया है, फीस दी हुई है कॉलेज में, तो आपको वो अटेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है इस तरह के शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स के, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन के, तो एक अदर साइड ऑफ द कॉइन की बात आ जाती है। यानी कि देखो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। एक पहलू तो है कि चलो बच्चों को, पेरेंट्स को एक इंसेंटिव है कि 3-4 साल की डिग्री पूरी करनी है, पर दूसरी बात ये आ जाती है कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस के चलते पेरेंट्स जो है वो शायद प्रेशराइज कर सकते हैं, खास करके जो बेटियों को, कि भाई आप अभी आगे पढ़ाई मत करिए, आपकी शादी करा दी गई है और अब आपको पढ़ाई अपनी बंद करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर एंगल से ये जो सिस्टम है, थोड़ा यहाँ पे इस चीज़ की चिंता उन्होंने प्रकट करी है। अब हायर एजुकेशन बहुत सारे चैलेंजेस आज के टाइम पे फेस कर रहा है। देखिए आज के टाइम में हम देखते हैं, खास करके हम बीटेक कॉलेजेस की बात करें, बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस मशरूम कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, राइट, एनी स्टेट इट माइट बी। तो अब उससे क्या हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है वो भी डेफिनेटली इंपैक्ट हो रहा है। अब देखिए उसको बिजनेस बना लिया गया है, कमर्शलाइज कर दिया गया है, खास करके टेक्निकल एजुकेशन को। यहाँ पे बहुत हार्डली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सतीश देशपांडे जी, वो ये कह रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट थी हायर एजुकेशन की किसी जमाने में, वो रिस्पेक्ट अब कम होती दिखाई दे रही है, ठीक है, इवेपोरेट होती दिखाई दे रही है, राइट। तो ये यहाँ पे काफी हार्ड क्रिटिसिज्म्स भी हायर एजुकेशन को लेके इन्होंने यहाँ पे यूज करा है। चलिए, सो दोस्तों अगला आर्टिकल हम बात करेंगे, इंडियन एविएशन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी टेलविंड, रिटन बाय जी.आर. गोपीनाथ, जो कि फाउंडर हैं डेक्कन एयरवेज के। देखिए दोस्तों, पहले अगर हम इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करें तो इट हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस 1991, जब से एलपीजी रिफॉर्म शुरू करे गए हैं। देखिए 1991 से पहले तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड होती थी। टीवी देखते थे, आपके पास दूरदर्शन होता था, चलो आप नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स, आपके कोई बड़े भाई हैं, बड़े बहन हो, अगर आप उनसे पूछेंगे 80s में 70s में, तो इतने ऑप्शंस नहीं होती थी। दूरदर्शन का ज़माना था, 2 ही गाड़ियाँ होती थी, एक एम्बेसडर थी और एक फिएट थी, ठीक है। टीवी नहीं था, एसी नहीं होता था, ये सब आज के टाइम पे जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास नहीं होती थी। अगर आप फ़ोन बुक करने जाते थे बीएसएनएल का, उसके लिए भी आपको 2-3 साल वेट करना पड़ता था। डेफिनेटली एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने, चाहे टेलीकॉम सेक्टर है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, वो आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन देखने से बहुत फर्क पड़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी और कंज्यूमर्स के बाद और चॉइसेस भी आई हैं। उसी तरह से अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो एविएशन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ओपन अप हुआ आफ्टर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। जो मोनोपोली थी इंडियन एयरलाइंस की और एयर इंडिया की, वो खत्म हुई, वो बंद हुई आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स। एक सपना लोगों ने देखना शुरू किया कि हम भी फ्लाई कर सकते हैं, हम भी उड़ान भर सकते हैं, ठीक है। और 10 साल आगे जाते हैं, 2002-2003 तक जाते हैं, तो जो कंसेप्ट था लो कॉस्ट एयरलाइंस का, वो भी सामने आने लगा, ठीक है, कि भाई कैसे हम, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो भी हवाई जहाज से अगर कहीं जाना है, देखिए टाइम तो कम लगता है ना अगर हवाई जहाज से जाना हो, आज कम्पेयर अगर आपने बस में जाना है, रेल ट्रेन पे जाना है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए बात यहां पे करेगी कि कैसे हम लो कॉस्ट एयरलाइंस इंडिया में लेके आ सकते हैं। आपको याद होगा किंगफिशर एयरलाइंस, वो भी लो कॉस्ट एयरलाइंस थी, चलो वो और बात है कि विजय माल्या का क्या हुआ बाद में, लेकिन जो कंसेप्ट था वो किसके लिए था, लो कॉस्ट एयरलाइंस का। चाहे वो जो मर्जी एयरलाइन हो, चाहे वो जेट एयरवेज हो, चाहे वो स्पाइस जेट है, राइट, चाहे वो किंगफिशर थी, कंसेप्ट किसके लिए था कि कैसे डिमांड में बूस्ट लेके आया जा सकता है, खास करके मिडिल क्लास आदमी के लिए, राइट। नाउ अब यहाँ पे दोस्तों कुछ बात करते हैं बैरियर्स और डेटा की। डेटा की बात अगले स्लाइड में करेंगे, यहाँ पे बैरियर्स की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे सेक्टर्स, टेलीकॉम सेक्टर, आईटी सेक्टर, दे हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। इंडियन एविएशन अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम द सिक मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए जो ग्रोथ ऑफ एविएशन सेक्टर है दैट हैज बीन इंपैक्टेड बाय सेवरल रीजंस, प्राइमरली जैसे हम बात करें रेगुलेशंस की, ठीक है, चोकिंग रेगुलेशंस की, टफ एंट्री बैरियर्स फॉर द न्यू एंट्रेंट्स की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स की, या फिर हम बात करें हाई फ्यूल प्राइसेस जो होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ दी स्काई हाई टैक्सेस। नाउ अब हाउ मेनी इंडियंस फ्लाई चलो कोविड के चलते तो ट्रैवल इंडस्ट्री काफी इंपैक्टेड रही थी, राइट, लेकिन कोविड से पहले की बात करें तो लगभग 14 करोड़ यानी कि 140 मिलियन का फिगर जो हमारे सामने है बिफोर कोविड-19 स्ट्रक, यानी कि नंबर ऑफ इंडियंस हु बॉट एयर टिकट्स वाज अराउंड अबाउट 14 करोड़। आबादी कितनी है हमारे यहाँ पे, 150 करोड़ की हमारे यहाँ पे आबादी है, तो ये तो बहुत कम फिगर हुआ 140 मिलियन का। तो विच मीन्स के पर से 140 मिलियन लोग तो नहीं टिकट खरीद रहे हैं, विच मीन्स के लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग होंगे, 35 मिलियन टू 40 मिलियन फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होंगे जो कि बार बार फ्लाई करते रहते जिन्होंने टिकट्स परचेज करी होगी, ठीक है। इंडिया इज अलोंगसाइड सम पुअर अफ्रीकन कंट्रीज in terms of per capita consumption of air tickets. Even Brazil, Malaysia, Indonesia और चाइना का जो फिगर है, जो रेशो है, that is much more ahead than that of India.
अब थोड़ा इंटरनेशनल कंपैरिजन कर लेते हैं। अब चलो यहाँ पे तो डेवलप्ड देशों की बात आ जाती है। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड ने 28 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर टिकट सेल करी है। पॉपुलेशन कितनी है? 50 लाख की, 5 मिलियन। यूरोप की बात करें, 114 करोड़ पैसेंजर्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 44-45 करोड़ पीपल। ठीक है, उसके बाद यूएस की बात करें, 927 मिलियन पैसेंजर्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड अबाउट 325 मिलियन। चलो ये तो डेवलप्ड देश है। लेट्स लुक एट द डेवलपिंग कंट्रीज। हम ब्राजील की बात करें, 119 मिलियन पैसेंजर है पर पॉपुलेशन ऑफ 215 मिलियन ओनली, दैट्स इट। मलेशिया 63 मिलियन पैसेंजर पर पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली ऑफ 33 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो हमारा जो रेशो है, जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एयर टिकट्स का, वो बहुत ज्यादा कम है। नाउ अब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी उन्होंने शेयर करी नरेश गोयल की, कि नरेश गोयल जो कि एक बहुत हम्बल ट्रैवल एजेंट थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करे, अपनी सेविंग कंट्रीब्यूट करी, लोगों से पैसे मांगे, और आज उन्होंने, देखिए अब जेट एयरवेज का नाम हम सुनते रहते हैं, कितनी बड़ी एयरलाइंस है। ठीक है, चलो अब बात करें हम एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की बात करें। देखिए हम आमतौर पे कहते हैं कि हमारे पास आइडिया है लेकिन हमको फंडिंग नहीं मिल रही है ना, हमको फंडिंग मिलेगी तो हम धूम मचा देंगे, ये कर देंगे, तहलका मचा देंगे। देखिए आपका आइडिया होना बहुत जरूरी है। कैपिटल तो इवेंचुअली आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन आपके सोच में रेवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रांति होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली अगर आपके सोच में ऐसी बात है, अगर आपके पास एक ऐसा बहुत सॉलिड आइडिया है जो कि बहुत अब एविएशन सेक्टर को चेंज करने का पोटेंशियल लगता है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कैपिटल। अब स्टार्टअप इंडिया की यहां पे बात करी जाती है। हम 2014-15 से देख रहे हैं कि सरकारी जॉब्स कम हो रही हैं और मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को अनलीश करें, यानी कि जॉब क्रिएशन की बात की जा रही है, रादर देन पीपल बीइंग जॉब सीकर्स, जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप इंडिया का जो कल्चर है, स्टार्टअप इंडिया का जो इकोसिस्टम है, केवल फिनटेक में या आईटी में या फार्मास्यूटिकल में ही देखने को क्यों मिल रहा है? फिनटेक हम देखते हैं, आईटी में देखते हैं बहुत ग्रोथ हो रही है, बट व्हाई नॉट इन एविएशन सेक्टर ऑल्सो? तो एविएशन इज इंटेग्रल टू इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ कंट्री टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब बेनिफिट्स की बात करें ऑफ द रोबस्ट एविएशन सेक्टर की, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। देखिए अगर आपने नॉर्थ ईस्ट भी जाना है ना, तो आपको कोलकाता होके जाना पड़ता है। ठीक है, होंगे वहां पे भी एयरपोर्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। देखिए अब जो ऐसे रिमोट एरियाज हैं देश भर में, अगर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी वहां पे मिलती है हवाई जहाज के जरिए, तो वहां पे टूरिज्म का पोटेंशियल देखिए बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, है ना। अब टूरिज्म जो है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, अब जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जो ट्रैवल गाइड्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो डेफिनेटली अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा, है ना, आप 1 घंटे में 2 घंटे में किसी जगह पे पहुंच सकते हैं, टाइम कम लगेगा, आपका टाइम सेव होगा, आप अपनी छुट्टियां भी बना सकते हैं, उस जगह के बारे में आपको और 4 बातें पता लगेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। तो बिग बूस्ट फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो। टूरिज्म इज ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एज वेल, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अब देखिए ऑब्वियसली एयर कार्गो अगर हम इंटीग्रेट करें, देखिए लाइफ लाइन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की अगर बात आती है, तो रोड है, रेलवेज है, हाईवेज है, उसको लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी माना जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बहुत जरूरी है। अगर हम एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयरवेज की बात करें, अलॉन्ग विद रोड, रेल एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द बैकबोन ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर हम बात करें हांगकांग के एयरपोर्ट की, तो हांगकांग का एयरपोर्ट अकेला इतना सारा कार्गो हैंडल करता है जितने इंडिया के 100 से ज्यादा एयरपोर्ट इकट्ठे नहीं हैंडल कर पाते हैं। छोटा सा हांगकांग, देखिए इंडिया इतना सारा बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर जरूरी बनता है एक और स्कीम के बारे में यहाँ पे बात करें, उड़ान स्कीम के बारे। उड़े देश का आम नागरिक, आपने इसके बारे स्कीम के बारे में पढ़ा होगा। ये कब लॉन्च करी गई थी? अप्रैल 2017 में लॉन्च करी गई थी। पर्पस क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, एक की कंपोनेंट है ऑफ द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, जो लॉन्च जून 2016 में करी गई थी। ठीक है, पर्पस क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इज टू फैसिलिटेट एंड स्टिमुलेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग इट वेरी चीप एंड अफोर्डेबल अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ताकि जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो भी उड़ान भर सके, हवाई जहाज में सफर कर सके। चलिए, तो कंक्लूजन यहां पे क्या आता है? देखिए एयरलाइंस आज के टाइम पे अपने अगर हम प्लेन्स की बात करें, उनके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्डर के लिए अपने हवाई जहाज़ों को, एयरक्राफ्ट को कहाँ भेजते हैं? दुबई में, सिंगापुर में, जर्मनी में। ठीक है, और ये जो देश है, इन देशों में जो कंपनीज हैं जो कि हवाई जहाज़ों को मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं, वो एम्प्लॉय तो इंडियन टेक्नीशियंस को ही करते हैं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे टैलेंट की तो कमी है नहीं, हमारे यहाँ पे कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ पायलट्स हमारे यहाँ पे हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेक्नीशियंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एयरक्राफ्ट की रिपेयर के लिए दुबई में जाते हैं, ऑर्डर सिंगापुर में जाते हैं। ठीक है, और हमारे जो एयरलाइंस हैं, दे लुकिंग फॉर पायलट्स जो कि फॉरेन पायलट्स हैं, फॉरेन इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ पे कुछ सजेशन दिया गया है। पहली बात तो कि जो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डीजीसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दैट नीड्स टू बी मॉडर्नाइज्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड। ऑल्सो यहाँ पे एक और सजेशन जीआर गोपीनाथ ने दिया है कि दैट देयर नीड्स टू बी एविएशन प्रोफेशनल्स इन चार्ज इन द डीजीसीए रादर दैन ब्यूरोक्रेट्स।
ठीक है जी। हमारे यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी मार्केट है, इनएग्जॉस्टेबल मार्केट है, लेकिन इस मार्केट को अभी टैप नहीं करा गया। 150 करोड़ की हमारे यहाँ पे आबादी है, तो एविएशन सेक्टर कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है। लेकिन अभी भी देखिए आज 30-31 साल हो चुके हैं एलपीजी रिफॉर्म्स को, अभी भी इसको ज्यादा टैप नहीं करा गया। तो अनटैप्ड पोटेंशियल भी है, जहां पे बहुत इनएग्जॉस्टेबल मार्केट भी है। फिर लास्ट आर्टिकल दोस्तों आज का जो हम डिस्कस करेंगे, द वे टू कंट्रोल टीबी। देखिए दोस्तों, टीबी की बात करें तो टीबी कोविड से भी कहीं गुना ज्यादा घातक है ना। इज द वर्स्ट अमंग द एंडेमिक डिजीजेस। 1.5 मिलियन पीपल हैव बीन डाइंग बिकॉज ऑफ टीबी एवरी ईयर, डब्ल्यूएचओ के आंकड़े बताते हैं। और टीबी अफेक्ट्स अडल्ट्स इन देयर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स। ठीक है, टीबी किसी को भी हो सकता है, टीबी कहते हैं लेटेंट होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको टीबी की इन्फेक्शन है तो ही आप किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं। टीबी का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हर किसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। इंडिया को टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, और दिस डिजीज किल्स सम 1400 पर्सन्स एवरी डे। यानी कि इतने लोग तो कोरोना में नहीं मारे जाते जितने लोग टीबी में मारे जाते हैं। ठीक है, और देखिए अब ये ग्रॉस एस्टिमेट्स हैं। अब हमारे जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है उसके पास कोई ऐसा कंक्रीट मेथड नहीं है कि हम एग्जैक्ट नंबर्स यहां पे कैलकुलेट कर पाएं कि भी कितने लोग कोविड से कितने लोग टीबी से मारे जा रहे हैं। अब नेशनल टीबी प्रोग्राम की बात करें, इसकी शुरुआत 1950-60s में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है 1962 का, एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्रोग्राम था विद पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, अगर हम 50-60s की बात करें तो हम ग्लोबल लीडर थे इन द रिसर्च ऑफ एपिडेमियोलॉजी। देखिए उस टाइम की बात है जहाँ पे एपिडेमियोलॉजी की बात हो रही थी, चाहे वो एपिडेमियोलॉजी की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी की बात करें, तो वी वर वंस अ ग्लोबल लीडर। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन वी लॉस्ट दैट लेवरेज, राइट। नाउ ऑब्वियसली हमारी कोशिश थी कि कैसे हम अपने टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को और अपग्रेड कर सकते हैं, तो डब्ल्यूएचओ ने भी कुछ गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, बट समहाउ इन द मिडिल वी लॉस्ट दैट कॉन्फिडेंस एंड बिगैन डूइंग व्हाट वी वर टोल्ड टू डू बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द RNTCP, यानी कि रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो बहुत ब्रीफली RNTCP की बात करें, अब ये बात एडिटोरियल में मेंशन नहीं, थोड़ा वैल्यूडेशन के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। RNTCP जो है दिस इज बेस्ड ऑन द डॉट स्ट्रैटेजी, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है 1997 में, लेकिन इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था 1993 में लॉन्च करा गया था। जो रैपिड RNTCP एक्सपेंशन है वो लेट 1998 में शुरू होती है, और जो नेशन वाइड कवरेज है दैट वाज अचीव्ड इन 2006। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करा था अपने स्टेट के अंदर। फिर अगर रीसेंट पास्ट की बात करें तो एक नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी 2017 से 2025 की रखी गई थी, जो कि एम्फसाइज करती है कि कैसे टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है इन इंडिया बाय 2030। लेकिन 2018 में मोदी जी ने अनाउंस किया कि 2025 तक ही हम टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, इस नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी 2017-2025 के चलते हुए। अब कुछ हम इसमें कमियों की बात करें, फ्लॉस की बात करें। अब ये जो टीबी प्रोग्राम है RNTCP बहुत हेविली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं है मॉनिटरिंग का। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम के चलते, तो यहाँ पे जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जो सर्वेलेंस प्रोग्राम है, जिसको हम सेंटिनल सर्वेलेंस भी कहते हैं, तो सेंटिनल सर्वेलेंस है बेसिकली एक नेटवर्क होता है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं, राइट, लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं, डेटा मॉनिटर करते हैं एज फार एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर बीइंग इंपैक्टेड बाय अ पर्टिकुलर डिजीज। तो जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है टीबी का, वो हमारा बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम उसके कंट्रास्ट में नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो वहां पे बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रैजेक्टरी ले डाउन करी गई थी बाय द ICMR। नाउ रिसेंटली इंडिया हैड कन्फ्रंटेड द WHO। अब यहाँ पे कोविड-19 की डेथ्स की यहाँ पे बात आती है। देखिए हम चाइना तो बहुत सीक्रेटिव है, चाइना तो बताता नहीं, चाइना तो आज भी कहेगा कि हमारे यहाँ पे एक भी मौत नहीं हुई कोविड की, है ना। तो लेकिन चलो चाइना की तो फिर क्या बात करें, लेकिन अब WHO और इंडिया के बीच में भी इस बात पे बहस हुई थी एज फार एज द एक्यूरेट नंबर ऑफ पीपल डाइंग इज कंसर्न, राइट। अब मीडिया में भी ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती थी, खास करके सेकंड वेव की अगर हम बात करें कि जो स्टेट्स है वो एक्यूरेट फिगर नहीं सामने दिखा रहे, कि लोग बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं लेकिन फिगर्स आप सामने कम आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने पब्लिकली स्टूड अप अगेंस्ट द WHO, right? Now we also have to stand up against the flaws of the WHO designed RNTCP program, because हमारा जो ओरिजिनल RNTCP प्रोग्राम था, जो कि 50-60s में हमने ऑपरेट किया था, 1962 की बात करें, वो कहीं गुना ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू द रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड बाय द WHO। तो यहाँ पे दोस्तों सोर्स रिडक्शन की बात आती है। तो ये सोचना कि जिस पेशेंट को टीबी है, जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है, वही केवल किसी और को इन्फेक्शन दे सकता है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इस बात को आइडेंटिफाई कर लें तो सिर्फ तभी हम टीबी कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो बात गलत है। टीबी कंट्रोल कर सकते हो, टीबी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप देखो किसी को अगर टीबी है, अगर ऑब्वियसली ही और शी कैन इन्फेक्ट द अदर पर्सन ऑल्सो विद टीबी, तो उस करके बहुत जरूरी है कि जो अर्ली डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है जितना जल्दी शुरू हो सकता है वो बहुत सही रहेगा।
इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ हाई बर्डन कंट्री व्हेन इट कम्स टू टीबी। तो अगेन आई रिपीट, टीबी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होगा। व्हाई? बिकॉज यहां पे लेटेंट टीबी की बात आ जाती है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट्स, हम भी हो सकते हैं, दैट वी कैरी द टीबी इन्फेक्शन इन द लंग इन डॉर्मेंट कंडीशन, यानी कि लेटेंट टीबी जिसको कहते हैं, कि अभी वो एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लेटेंट टीबी डिटेरियोरेट कर सकता है, लेसन हो सकता है, बट इट कैन अगेन गेट एक्टिवेटेड टू डेवलप ओवर टीबी डिजीज। तो हेंस टू से कि टीबी पेशेंट्स अलोन, यानी कि जिनको टीबी की प्रॉब्लम है, कि उनको ही हम सिर्फ चेक करें, उन्हीं को मॉनिटर करें, दैट वुड ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग टीबी। दिस इज एपिडेमियोलॉजिकली वेरी फॉल्स स्टेटमेंट टू से दैट। तो यहां पे बहुत जरूरी है जन भागीदारी की। अब देखिए, अगर हम एड्स की बात करें, है ना, एड्स प्रोग्राम में लोगों की पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत एक क्रिटिकल रोल इसने प्ले किया था। लेकिन आरएनटीसीपी के चलते दैट हैज फेल्ड टू इलिसिट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। अब अगर हम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया था, कम्युनिटी अवेयरनेस के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया था, स्कूल्स में, कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब्स थे, वो उसकी लेगेसी है। लेकिन अब टीबी के चलते भी बहुत जरूरी है कम्युनिटी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन के बिना ये जो बीमारी एक स्टिग्मा ही बनी रहेगी, राइट। और एक कंक्रीट स्ट्रैटेजी नहीं हमारे सामने आ पाएगी जहां पे हम टीबी को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके चलते, जैसे प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है कि हम टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट करें बाय 2025, तो इसके चलते बहुत जरूरी रहेगा कि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी और ज्यादा बढ़ावा दें। चलिए, कंट्रोलिंग टीबी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स और हमारे सामने आ जाते हैं ना। हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूज बैकलॉग है ऑफ द लेटेंट टीबी, सो वी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट टीबी, बट वी मस्ट एम फॉर अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, राइट। अब यहाँ पे अगेन वो बात आ जाती है कि एकदम से एलिमिनेट करना टीबी मुश्किल रहेगा बिकॉज ऑफ द डॉर्मेंट टीबी की बात करें, लैटेंट टीबी की बात करें, जो कि हर एक व्यक्ति में रहता है, ठीक है। कंट्रोल क्या रेफर करता है? कंट्रोल रेफर टू द रिडक्शन ऑफ द बर्डन ऑफ द डिजीज। अब इंडिया एक हाई बर्डन, अब यहां पे टीबी की बात करें तो हाई बर्डन इंडिया में माना जाता है, तो उस बर्डन को हम लेसन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टीबी की बात करें, अब देखिए, आप कोविड के चलते स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा, सैनिटेशन को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई गई है। चलो, स्वच्छता को लेकर हम 2014 से काफी बात कर रहे थे। अब देखिए, अब कोई भी बीमारी है, अब सोशल डिटर्मिनेंट्स है, जैसे बेटर हाउसिंग है, बेटर न्यूट्रिशन है, क्लेanलीनेस है, बेटर एजुकेशन है, बेटर इनकम है, तो ये सब जो चीजें हैं, ऑब्वियसली दे एक्ट एज इंडिकेटर्स कि भाई आप स्वस्थ रह रहे हैं, आप स्वस्थ अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो इस करके बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसको सरकार बहुत जरूरी तरीके से एड्रेस करे, और साथ में स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में जो टीबी ऑफिसर्स हैं, जो ट्रेंड हैं, वो अपना काम करते रहें। और अगेन दोस्तों, अंत में वी हैव टू बिल्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द टीबी क्लिनिक्स एंड एन आर्मी ऑफ कम्युनिटी। तो अगेन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात अंत में फिर आ जाती है। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स बताइए, कुछ मेजर्स बताइए, अब आपको एग्जाम में 5 मिनट का ही टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। ये 6 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये 6 के 6 पॉइंट्स आप याद करके वहां पे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन? हैज मोर एक्सेसिबिलिटी टू हायर एजुकेशन इन इंडिया हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द वाइडनिंग इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी? इस बात को क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए 250 शब्दों में। और दोस्तों, बाकी जाने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, तो चाहे दोस्तों वो सोशियोलॉजी की है, चाहे वो PSIR की बात करें, चाहे वो हम जनरल स्टडीज़ की बात करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है, राइट। ऑफलाइन बैच की, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस की और ऑनलाइन लाइव क्लासेस की। GS के कोर्सेज की बात करें, GS के कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं रहेंगे, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव क्लासेस का ही ऑप्शन रहेगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ दोस्तों, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल ऑल एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।